वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने लेक्चर नंबर 1 कवर किया था, जहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड जितने भी फैक्ट्स हैं और जो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस बारे में हमने स्टडी किया था। बहुत सारे फैक्ट्स आपको कवर कराए गए थे जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे एंड आपको एक स्टोरी के तरीके से जो है उन चीजों को इजीली बताया गया था। अगर फिर भी आपको उस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं एंड इनफैक्ट अगर आप कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिख सकते हैं और आपको जो भी डाउट के जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएंगे। आई होप कि आप ये लेक्चर सीरीज जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में आज हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है कवर करने जा रहे हैं। देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड जो है चीजें पढ़ी थी। आज जो है हम कितने पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से शेड्यूल्स हैं। अब पार्ट्स और शेड्यूल्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इन दोनों के बीच का अंतर हम समझेंगे। देन हम पढ़ेंगे हमारी भारतीय संविधान के फीचर्स क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाने के लिए बी.आर. अम्बेडकर जी ने लगभग 60 कॉन्स्टिट्यूशन 60 डिफरेंट कंट्रीज के संविधान को जो था स्टडी किया था। उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था फ्रेम हुआ था। तो यहाँ पे हम सोर्सेज देखेंगे कि किन किन सोर्सेज की वजह से हमारे भारत के संविधान का जो था निर्माण हुआ। फिर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देन हमारी एक मिस्ट्री स्लाइड है जिसके बारे में आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है और जो इस लेक्चर के नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास जो है नोट्स किसी लेक्चर के अवेलेबल नहीं है तो वो जाके टेलीग्राम ग्रुप के डॉक्यूमेंट सेशन में या फिर पीडीएफ सेक्शन में देख सकता है। वहां पे सारे के सारे जो नोट्स हैं ज्योग्राफी के एंड पॉलिटी के वो अवेलेबल है। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है जिससे हम स्टार्ट करेंगे दैट इज हमारे कितने पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्ट्स क्या होते हैं। तो जब हमारे भारत का संविधान बना था तो उसमें लगभग 350 के अराउंड आर्टिकल्स थे और 22 के अराउंड पार्ट्स थे। मतलब भारत का संविधान इतना ज्यादा बड़ा था कि उसको बहुत सारे भागों में जो था डिवाइड किया गया था। अब उसको उस टाइम पे 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमारे भारत की जनता की हमारे भारत की गवर्नमेंट की जो नीड्स हैं उन्होंने उस चीज को समझा और उसमें बहुत सारे और भाग का इंट्रोडक्शन किया। तो इसके बाद जो है हमारे भारत के संविधान में 25 पार्ट हो जाते हैं। एट प्रेजेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट है। अब इनमें जो है हम 25 के 25 पार्ट्स को तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं और जिसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एंड टू अ सरप्राइज, मतलब अगर आपको एक सरप्राइजिंगली बात बताऊं तो इन आर्टिकल्स इन पार्ट्स के बाहर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इन्हीं पार्ट्स को हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो है हम देखेंगे कि हमारा पार्ट 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है। तो पार्ट 1 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दैट डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब यूनियन का मतलब क्या है, भारत का जो राष्ट्र है जो हमारा राष्ट्र है उसके साथ और उसकी टेरिटरी के साथ डील करता है। इस यूनियन में जो है आर्टिकल 1 और 1 to 4 जो है कवर किए जाते हैं। क्लियर है, 1 to 4 आर्टिकल जो है कवर किए जाते हैं। आर्टिकल 1 जो है इसका कहता है कि भारत मतलब इंडिया दैट इज भारत जो है इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहने का ये है कि भारत हमारा जो है एक राष्ट्र है, ना कि वो हमारे डिफरेंट राज्य मतलब डिफरेंट स्टेट्स के बीच में समझौता है। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप थोड़ा समझिए इस चीज को और थोड़ा पिक्चर बनाइए अपने दिमाग में कि इसमें कहने का मतलब क्या है। भारत के संविधान ने हमारे भारत राष्ट्र को जो है अखंड बोला गया है, मतलब उसके कभी भी कोई पार्ट्स नहीं हो सकते। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे भारत के संविधान का पर्सपेक्टिव क्या था, उसका दृष्टिकोण क्या था। उसका दृष्टिकोण था एकता, वो एकता में बिलीव करता था, इसलिए जो है फर्स्ट आर्टिकल जो है ये कहता है। इन सब चीजों को ये जो आर्टिकल 1 to 4 है इनको हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको बताए गए हैं, तो इनको आपने अपने नोट्स में भी है
कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा पार्ट है, तो पार्ट 2 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिटीजनशिप, नागरिकता के साथ डील करता है। तो आर्टिकल 5 to 11 जो है दैट बिलोंग्स टू हमारे सिटीजनशिप कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भारत में भारत की नागरिकता जो है ली जा सकती है और भारत की नागरिकता को छोड़ा भी जा सकता है, इसके लिए भी जो प्रमाण है वो इस पार्ट में कवर किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पार्ट 3 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है हमारे फंडामेंटल राइट से, हमारे संवैधानिक राइट से जो है डील करता है। तो यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आपने एनसीईआरटी की बुक्स जब स्कूल में पढ़ी होंगी छोटे होते, तो आपने देखा होगा उसके आगे जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए होते थे, प्रियम्बल हमारा दिया गया होता था। तो जो फंडामेंटल राइट्स है दैट डील्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, इसको भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाके कवर करेंगे बिकॉज दैट फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो पार्ट 4 है। पार्ट 4 जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। क्लियर है? अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या विशेषताएं हैं, क्या एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज है और क्या जो है डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। आने वाले लेक्चर्स में इन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आर्टिकल 36 से 51 तक जो है वो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो फॉर्म होते हैं हमारे भारत के संविधान में। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, वो ये है कि ये वाले 2-3 जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे यहाँ पे हम ज्यादा फैक्ट्स पे कंसंट्रेट करेंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे सिर्फ हमें रटना ही है, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। आपको मैं एक बार स्केलेटन बना दूंगी तो उसके बाद आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पार्ट 4 को हमने देख लिया, डीपीएसपी से डील करता है। हम पार्ट 4A देखते हैं। पार्ट 4A, आप बोलोगे मैम पार्ट 4 के बाद तो पार्ट 5 आना चाहिए था, पर ये 4A क्यों आया? तो हमारे भारत के संविधान में जो थी अमेंडमेंट हुई, संशोधन हुआ, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को जो था इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसलिए जो जब भी ऐसे कैपिटल लेटर्स लिखे जाएंगे तो इसका मतलब कोई अमेंडमेंट हुई है। ए लिखा गया है, बी लिखा गया है, सी लिखा गया है, जेड लिखा गया है, कुछ भी ऐसे लिखा गया होगा तो इसका मतलब है कि अमेंडमेंट से आया है ये पोर्शन। क्लियर है? तो पार्ट 4A जो था वो एक अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जो आने वाले लेक्चर्स में हम बताएंगे आपको। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A आता है। देन हमारा पार्ट 5 है जो कि यूनियन गवर्नमेंट से डील करता है। हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कैसे फॉर्म हुई, उसके अंदर कौन कौन रहता है, उनके क्या पावर्स हैं, क्या उनके ऑर्डर्स हैं, क्या क्या चीजें वो फॉर्म कर सकते हैं, कहाँ उनकी पावर्स चलती हैं, अपॉइंटमेंट में या कहीं और, वो सारी की सारी हम चीजें यूनियन गवर्नमेंट के अंदर पढ़ेंगे। और ये पार्ट 5 में आता है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पे आर्टिकल 52 से लेके 151 तक यूनियन गवर्नमेंट से ही डील करता है। देन हम पार्ट 6 के बारे में देखेंगे। अब यूनियन गवर्नमेंट के बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट आती है। तो पार्ट जो हमारे आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है वो स्टेट गवर्नमेंट से डील करेंगे और पार्ट 6 जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से लिंक्ड है। देन हम देखेंगे कि पार्ट 9, अब हमने 7th जो है उसको भी स्किप कर दिया है, 8th है उसको भी स्किप कर दिया है, बट आने वाले लेक्चर्स में हम उसको कवर करेंगे। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पोर्शन, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्किप किया है यहाँ पे। तो पार्ट 9 जो है वो हमारे पंचायत से रिलेटेड है। क्लियर है? इसको भी एक अमेंडमेंट के द्वारा जो था इंट्रोड्यूस किया गया था। 73rd अमेंडमेंट जो है हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थी उसके द्वारा हमने पंचायत को स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया था। पार्ट 9A ये भी एक अमेंडमेंट से आया था। 73rd से हमारा पंचायत आया था एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे म्युनिसिपैलिटीज आई थी। क्लियर है? देन जो है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो पार्ट 9B से डील करती हैं। पार्ट 9B से डील करती हैं। यहाँ पे हमारा ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। इसके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं इन तीनों से रिलेटेड कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये बने हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर ये आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसको जब पढ़ाया भी जाएगा तो आपने बहुत ध्यान से इन चीजों को पढ़ना है क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 11 है हमारा, वो हमारा डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर और स्टेट। स्टेट और सेंटर के बीच में कैसा रिलेशन है, इसमें बहुत सारी चीजों को कवर किया जाता है कि जैसे इमरजेंसी लग गई है
तो स्टेट और सेंटर के रिलेशन में क्या डिफरेंस आएगा, अगर हमारी स्टेट इमरजेंसी है या नेशनल इमरजेंसी है तब हमारे रिलेशंस में क्या डिफरेंस आएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी है तब क्या डिफरेंस आएगा, या कोई भी ऐसा अटैक हो जाता है या कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तब स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेंगे। तो बहुत सारे केसेस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 11 को जब हम कवर करेंगे। देन हमारा पार्ट 17 आता है जहां पे हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करते हैं। ये मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ, अगर कोई आपसे पूछता है, चलो मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है कि भारत की मदर टंग कौन सी है या भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। क्लियर है, ये 2 क्वेश्चंस का आपने आंसर मुझे देना है। या तीसरा क्वेश्चन ये है, आप 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए पर आपने तीसरा क्वेश्चन का आंसर देना है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज जो है उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन पार्ट 18 जो है वो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है। ये हमने क्लासरूम सेशन में हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस थे कवर किए गए हैं, बट हम फिर से इस चीज को यहाँ पे कवर करेंगे। तो पार्ट 18 जो है वो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको हो सके तो रिविजन कीजिए इनका। और आर्टिकल्स आपको स्पेसिफिकली याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपने एक रेंज याद रखनी है कि इस रेंज से इस रेंज तक जो आर्टिकल्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं। स्पेसिफिकली आपको फंडामेंटल राइट्स के, डीपीएसपीज के, फंडामेंटल ड्यूटीज के और हमारे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके जो है आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए और इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्लियर है, बाकी फिर आप जो है वो एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली यही आर्टिकल्स आपके फेमस होते हैं। और इसके अलावा जो भी चीजें, जो भी आर्टिकल्स या जो भी पार्ट या शेड्यूल आपका न्यूज में होगा या करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा वो मैं साथ के साथ कवर करते जाऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने बस इस लेक्चर सीरीज को जो है इसके साथ चलते जाना है, डेली बेसिस पे आपने चीजें करते जाना है, तो आपको चीजें डिफिकल्ट नहीं लगेंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में कितने शेड्यूल्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स कितने हैं हमारे। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। 25 हमने पार्ट्स देख लिए कि 25 पार्ट्स होते हैं पर 12 शेड्यूल्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है, वहां पे हमने सारे के सारे स्टेट्स के नाम होते हैं या उनकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होती है या हमारी यूनियन टेरिटरीज के नाम है और उनके एक्सटेंट बताए गए हैं। ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है। शेड्यूल 2 के अंदर जो है हमारे एमोल्यूमेंट्स आते हैं, अलाउंसेस आते हैं, प्रिविलेजेस आते हैं, पर किस किस के उसमें कवर किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ स्टेट को, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देन हमारा थर्ड शेड्यूल जो है वो हमारी शपथ से रिलेटेड है। सेकंड जो है वो एमोल्यूमेंट्स मतलब पैसों से रिलेटेड है, क्या उनके इंसेंटिव्स रहेंगे, क्या चीजें रहेंगी। जो हमारा थर्ड शेड्यूल है वो हमारी ओथ से रिलेटेड है, शपथ से रिलेटेड है जो उनको दिलाई जाती है। देन हमारा फोर्थ शेड्यूल जो है वो राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेट हुई हैं स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को, उससे रिलेटेड होता है। देन हमारा फिफ्थ शेड्यूल जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से रिलेटेड है जो कि शेड्यूल एरियाज या शेड्यूल ट्राइब्स में किए गए हैं। और इसी तरह से हमारा जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड बातें करता है, बट कुछ ट्राइबल एरियाज में, वो आने वाले लेक्चर में हम बहुत डिटेल में उसे कवर करेंगे। देन हमारा सेवंथ शेड्यूल जो है वो डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करता है, मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसके बारे में डिस्कस करता है। यहाँ पे हम 3 लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, हमारी स्टेट लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। देन हमारा जो 8th शेड्यूल है वो इंडिया की लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। इंडिया की लैंग्वेजेस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की गई हैं उनसे ये डील करता है। क्लियर है, जो हमारा 9th शेड्यूल जो है वो डील करता है हमारे उन लॉज से जो कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किए गए हैं ताकि उनमें कोई भी अमेंडमेंट जो है की ना जा सके। क्लियर है। देन हमारा 10th शेड्यूल जो है वो हमारे डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, अगर उन्होंने अपनी पार्टी को किसी भी तरह का धोखा दिया है तो उस बेसिस पे उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। देन हमारा 11th शेड्यूल जो है वो हमारा पंचायत से रिलेटेड है जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। देन हमारा 12th शेड्यूल आता है जो कि हमारे म्युनिसिपैलिटीज से डील करता है, और मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज जो हैं उनको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है।
देन हम देखेंगे अपने फीचर्स के बारे में, उसके बाद हमारे आते हैं फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फीचर्स में जो है पहला ये है कि हमारे भारत का जो संविधान है दैट इज लेंथीएस्ट, मतलब वो सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। इसको एलिफेंटाइन साइज भी बोला जाता है, एलिफेंटाइन साइज भी बोला जाता है, और हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो एलिफेंट से दिया जाता है, और इसी तरह से एलिफेंट जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एज अ सील और सिंबल की तरह भी चूज किया था हमारे भारत के संविधान के लिए। क्लियर है? तो हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज लेंथीएस्ट। क्यों? आपको पता है भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टिकोण से। साइज के हिसाब से भी देखा जाए तो भारत जो है काफी बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कल्चर के बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रांतों के लोग रहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लॉज जो था मेंशन करने की जरूरत थी। इसलिए हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेंथियस्ट, जितना इलेबोरेटिव बनाया गया था, और ऊपर से ही बात मानी जाती थी कि जैसे हम चीजों को ओपनली लिखेंगे तो वो कॉमन मैन की भी समझ में आएंगी, इसलिए उसको लेंथियस्ट बनाया गया था। उसको रिटन फॉर्म में लिखा गया था, मतलब बहुत सारे देश के ऐसे संविधान हैं जो रिटन फॉर्मेट में नहीं है, बट भारत का जो संविधान है वो रिटन फॉर्मेट में है, और इसको 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया था। एक लिखा गया था हिंदी में और दूसरा लिखा गया था इंग्लिश में। क्लियर है? अब दूसरा फीचर ये है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। आपको मैंने जो है क्लासरूम लेक्चर्स में ये बात कवर करवाई थी। जो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि 2 तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स मैंने आपको पढ़ाई थी। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, पर भारत ने जो था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया था। इसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो जहां जैसे वहां पे इलेक्शन कराए जाते हैं, वो चीज भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाई थी। और दूसरा रीजन ये था कि हमारा जो भारत था वो यूके के, मतलब इंग्लैंड और ब्रिटिशर्स के राज में रहता था, और यूके में जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए समझना इजी होगा, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को था ऑप्ट किया गया था। क्लियर है? तीसरा जो हमारा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका जो मतलब है वो ये है, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, फॉर एग्जांपल हमारा यूएसए है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना इजी नहीं है, बहुत ज्यादा रिजिड है, उसके लिए बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स कराई जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपको पता चलेगा कि जब से यूएस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था तब से लेके अब तक उन्होंने हार्डली 10 या 20 ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की हैं। पर अगर भारत के केस में आप देखोगे तो प्रपोज्ड है 150 के अराउंड उन्होंने अमेंडमेंट्स जो है प्रपोज्ड है, और कम से कम 110 के अराउंड उन्होंने जो है अमेंडमेंट्स की हैं। तो आप देख लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किस लिए पॉसिबल हुई, क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जो अलाउ करती है उसको कि आप भारत के जो संविधान के रूल्स लिखे हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम्स ये रिजिड भी है। रिजिड क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका संशोधन करना या जिसको अमेंड करना इतना इजी नहीं है, इसलिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि इसमें रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। क्लियर है? अब कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि पापा हमारी बात नहीं मानते तो हम बोलते हैं बहुत रिजिड है, मम्मी हमारी बात मान जाती है तो हम बोलते हैं बहुत फ्लेक्सिबल है। तो अगर हम दोनों को इकट्ठा देखें, अगर हमारी बात कोई नहीं मानता तो हम मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी को बोलते हैं कि पापा से बात करो, वो हमारी मतलब बात मानेंगे। तो देखा जाए तो घर में जिस तरह का सिस्टम चलता है कि रिजिडिटी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, वही चीज जो है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, भारत के संविधान में भी है। नेक्स्ट जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में और जुडिशियल सुप्रीमेसी में बिलीव करता है। अब इसका मतलब क्या है? सॉवरेनिटी मतलब होता है जिसमें किसी की दखल अंदाजी ना हो, एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है कि हमारे जो भारत का जुडिशियल सिस्टम है वो सुप्रीम है, उसके ऊपर और कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा खोल के समझते हैं। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग का। पार्लियामेंट हमारी लॉज बनाती है, और जुडिशरी क्या होती है? उन लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, उसकी संवैधानिकता को जो है चेक करती है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार बहुत सारे केसेस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो जुडिशरी के पास जाते हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार क्या बोलती है, जो लॉज पार्लियामेंट ने बनाए होते हैं कि ये लॉ जो है हमारे भारत की संवैधानिक वैल्यूज को जो है
उसके ऊपर खरा नहीं उतर रहा है, तो पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है, उस लॉ को ड्रॉप करना पड़ता है। और पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी किसमें है कि पार्लियामेंट किसी भी मुद्दे पे चाहे तो लॉ बना सकती है, बट उस लॉ की जो संविधानिकता है उसको चेक करती है हमारी जुडिशरी। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको थोड़ा समझ में आ गया। अगर इस पॉइंट में कुछ डाउट है तो हम आने वाले लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो आपको ये बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। बट यहाँ पे आप याद रखिए कि भारत की सॉवरेनिटी को, भारत की पार्लियामेंट की मतलब लॉ मेकिंग की सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी एक हमारे भारत के संविधान का फीचर है। देन हम देख लेते हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ये हमारा नेक्स्ट फीचर है। भारत जो है एक फेडरल स्टेट है, मतलब फेडरल स्टेट का मतलब क्या है कि पावर जो है वो सिर्फ सेंटर के हाथ में नहीं है, बट पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेंटर के बीच में, हमारी स्टेट के बीच में और हमारी लोकल बॉडीज के बीच में। क्लियर है? फेडरल का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ है। ठीक है, तो अगर फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वैसे तो नॉर्मल सिचुएशन में हमारे भारत जो है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करेगा, बट जैसे कोई मुसीबत का टाइम आया या कुछ ऐसी चीज आ गई जो हमारे भारत की एकता के लिए डेंजर है, तो हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि सारी जो पावर है वो सेंटर के हाथ में आ जाएगी। इस पॉइंट का वही मतलब है, फेडरल सिस्टम तो है बट यूनिटरी बाइस, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो सारा का सारा सिस्टम जो है फेडरल से चेंज होके यूनिटरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब सारा का सारा जो ये सिस्टम है वो एक हो जाएगा। क्लियर है? देन हमारा नेक्स्ट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज 3 टायर गवर्नमेंट, मतलब भारत में 3 डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं, वो डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं, पहले सेंटर पे है, दूसरी स्टेट पे है, थर्ड लोकल बॉडीज पे है। तो भारत का संविधान बोलता है कि किसी एक के हाथ में जो पावर है वो नहीं रहे, बल्कि सबके हाथों में पावर हो। अब सबके हाथों में पावर हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक के हाथ में पावर होगी तो वो उस पावर का मिसयूज कर सकता है, करप्शन ज्यादा हो सकता है, बट अगर सबके हाथ में पावर होगी तो करप्शन के चांसेस जो है काफी हद तक कम हो जाते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या फीचर है, नेक्स्ट फीचर है भारत में सिंगल सिटीजनशिप का। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यूएस के केस में क्या है, यूएस जो है फेडरल पॉलिटी है, वहां पे फेडरलिज्म है। क्लियर है? वहां पे यूनियन लेवल पे मतलब सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो है लोगों की अलग अलग सिटीजनशिप होती है, बट भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत के केस में किसी को भी इंडियन मतलब भारत के नागरिक के तौर पे ही जाना जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता है कि तुम बिहार से हो, तुम बिहारी सिटीजनशिप है तुम्हारे पास, तुम हिमाचली हो तुम्हारे पास हिमाचली सिटीजनशिप है, या तुम्हारे पास मराठी सिटीजनशिप है, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा। भारत में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप को माना जाता है, वो है भारतीय नागरिकता को माना जाता है। क्लियर है? इसीलिए बोला गया है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है कि सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप से हमें कुछ चीजें पता चलती है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप से इक्वालिटी जो है वो जन्म लेती है। यहाँ पे माना जाता है कि सब इक्वल है, किसी को भी ऊपर नीचे नहीं देखा जाता है। कोई भी स्टेट चाहे अच्छा कर रही हो चाहे बुरा कर रही हो, बट कोई भी इंसान किसी भी स्टेट से बिलोंग करे उसको भारत का ही नागरिक बोला जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज हमारा डीपीएसपी। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज हमारा डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। ये हमारे स्टेट्स को, हमारी स्टेट्स जो है राज्यों को अलाउ करता है कि वो लॉ बना सके, कीपिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन देयर माइंड। क्लियर है? देन इंडिपेंडेंट बॉडीज, इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये इंडिपेंडेंट बॉडीज इसलिए बनाई गई है ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, जुडिशरी का इंटरफेरेंस ना हो और ये ऑटोनॉमसली अपना काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमारी यूजीसी है, सीबीआईज है, ये सारी की सारी हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। यूपीएससी हो गया, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन हो गया, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्लियर है? देन नेक्स्ट फीचर है हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब इसमें है कि सबको राइट दिया गया है टू वोट, सबको राइट दिया गया है टू वोट। अडल्ट फ्रेंचाइज सारे अडल्ट्स को दिया गया है, तो इसका मतलब है सबको इक्वल माना गया है। और सेक्युलर स्टेट, ये भी हमारे भारत का एक फीचर है, और सेक्युलर स्टेट तो है ही क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म प्रांत के लोग रहते हैं, तो भारत को जो है वो सेक्युलर स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है, जहां पे सब धर्मों के लोग एकजुट होके समान रूप से रहते हैं। देन नेक्स्ट फीचर है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको भी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। देन नेक्स्ट जो है फीचर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये हमने पहले भी देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड करने के बाद बनाया गया था। अब
जो है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लिए गए थे, तो ये भी हमारे भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन फीचर बनता है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या सोर्सेस थे हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे भारत का संविधान जो है डिराइव किया गया था। तो फर्स्ट जो है, कल हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो भी एक सोर्स बनता है हमारे भारत के संविधान के लिए। तो देख लेते हैं वहां से कौन कौन से प्रोविजंस जो थे ऑप्ट किए गए थे। तो फर्स्ट जो फीचर है वो फेडरल स्कीम का, कि भारत में पावर, डिवीजन ऑफ पावर होगा, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से लिया गया था। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का जो ऑफिस है वो किस तरह से चूज किया जाएगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव था। जिन जुडिशरी के बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, वेरियस इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है भारत के संविधान का एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटन जो है वो बताता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटन को जो है बताता है। क्लियर है। देन हम देखते हैं ब्रिटिशर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या था। तो पहला तो जो था वो हमने देख लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था, प्रीवियसली हमने देख रहे थे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था वो ब्रिटिशर्स से ही लिया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया था। देन रूल ऑफ लॉ, जो भी लॉ जो था किस तरह से फॉलो किया जाता था वो भी हमने ब्रिटिशर्स से ही लिया। देन लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, कि लेजिस्लेशन में, लॉ मेकिंग में किस तरह का प्रोसीजर रहेगा, वो भी हमने ब्रिटिशर्स से लिया। अब ये थोड़ा याद करना इजी भी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतने टाइम से राज किया था, तो उन्होंने हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। तो हमारे जो इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था तो बहुत ज्यादा हद तक उनसे मैच करता है। देन सिंगल सिटीजनशिप का प्रोसीजर भी उन्हीं से लिया था। कैबिनेट सिस्टम, हमारी कैबिनेट गवर्नमेंट कैसी होगी, रिट्स के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में और बाइकैमरलिज्म के बारे में। बाइकैमरलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 हाउसेज होंगे। क्लियर है। इंडिया में भी हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, वो 2 हाउसेज कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रीवियसली भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका भी आंसर देंगे। जिनके आंसर करेक्ट होंगे मैं उनको थम्स अप दे दूंगी। देन हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में देख लेते हैं, वहां से हमने क्या क्या चीजें ऑप्ट की थी। तो वहां से हमने फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स हमने जो थे यूएस से लिए थे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, की हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, ये प्रोविजन भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इसके अलावा यूएस से कॉन्स्टिट्यूशन से एक और चीज हमने ली नहीं थी बट डिराइव्ड थी, वो हमें वहीं से इंस्पिरेशन मिली थी, तो वो थी प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल जो था वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होता था और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रियम्बल का यूज किया गया था, वहीं से इंस्पायर होके। क्लियर है। देन हम देखेंगे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको, ये जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी को जो है वाइमर भी बोला जाता है। आपको पता है कि जर्मनी में बहुत टाइम तक हिटलर का राज था, तो हिटलर क्या करता था, मतलब वो किसी के राइट्स को जो था रिकॉग्नाइज नहीं करता था, तो कभी भी इमरजेंसी लगा देता था, उसके टाइम पे हमेशा ही इमरजेंसी रहती थी। तो आपने इस तरह से याद रख लेना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जर्मनी से रिलेटेड है क्योंकि वहां पे हिटलर का राज था। क्लियर है। तो उससे इंस्पायर्ड है, ये याद करना तो बहुत ही ईजी है। देन रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर्ड है। देन आइडियल्स हमारे जस्टिस के जो है वो भी हमारे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है। आइडियल्स कौन से हैं जस्टिस के, दैट इज हमारे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। और ये जो है हमारे आइडियल्स बनते हैं, ये हमारे आइडियल्स बनते हैं फॉर प्रियम्बल ऑल्सो। प्रियम्बल में भी इसके बारे में लिखा गया है, तो ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। देन नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से रिपब्लिक फॉर्म ऑफ की रिपब्लिकन सिस्टम होगा इंडिया में, वो वहीं से डिराइव्ड है। देन आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हमारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जो थे डिराइव थे। और बेसिकली ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से डिराइव थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी ना, वहां से ये डिराइव थे। और जो हमारे आइडियल्स हैं जस्टिस के, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं और ये रशियन रेवोल्यूशन से डिराइव थे। क्लियर है। रशियन रेवोल्यूशन इसी में बेस्ड थी, तो उसी से ये डिराइव थे। क्लियर है। अब कुछ और भी चीजें हैं, बट वो जो है हम एमसीक्यूज में साथ के साथ कवर करते जाएंगे। देन हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो आपके एग्जाम को टारगेट करते हैं और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये थे सर BN राव। क्लियर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो था आइडिया दिया था, किन्होंने प्रपोज किया था, तो वो थे MN रॉय। तो आपने MN रॉय और BN राव के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो हमारे
आइडिया देने वाले थे, इन्होंने तो आइडिया दिया था, बट ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है, बीएन राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं। देन एचवीआर अयंकर जो है ये सेक्रेटरी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एसएन मुखर्जी जो थे हमारे चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के। और मैंने आपको कल बताया था कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, और तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कल वाले लेक्चर में मैंने ये चीज कवर कराई थी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। देन हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो हाथ से लिखा गया था, तो उसको किसने लिखा था, उसके कैलीग्राफर कौन थे, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया बट उसको डेकोरेट भी किया गया था, तो उसको डेकोरेट करने वाले कौन थे, उसको डेकोरेट करने वाले थे नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा जो थे, उन्होंने उसको डेकोरेट किया था इन दोनों ने। और हमारा हिंदी वर्जन जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। क्लियर है। और इसको डेकोरेट किया गया था हिंदी वाले को, इसको किया था नंदलाल बोस ने। क्लियर है। ये जो है ये फैक्ट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लेना है, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कैसे भी, बट आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर के हम एमसीक्यूज देखेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो है दैट इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटन बाय, तो ए ऑप्शन जो है दैट इज रफी अहमद किदवाई। देन बी ऑप्शन है कैलाश नाथ काटजू। ऑप्शन सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एंड ऑप्शन डी है हमारा कन्हैया लाल मेनका लाल मुंशी। तो इस क्वेश्चन को अभी हमने फैक्ट्स में डिस्कस किया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद, हमारा 10वां शेड्यूल है भारतीय संविधान का, वो किससे एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन ए है प्रोविजंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। देन हमारा नेक्स्ट जो है बी ऑप्शन दिया गया है प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी एरियाज। देन सी ऑप्शन दे रखा है रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसीजर। डी दे रखा है ओथ ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बारे में मैंने इस लेक्चर में आपको कवर करवाया था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में इसको घुमा फिरा के इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। आपको पता है आए साल आजकल तो कोई ना कोई पार्टी किसी ना किसी को खरीदे जा रही है, तो जो है ये मामला तो बहुत ही ज्यादा हॉट न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम्स में। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया फेडरल सिस्टम इज रिलेटेड टू, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है हमारा आयरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे है, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, फेडरेशन, इंडिया इज फेडरेशन बट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये हमने फीचर में भी देखा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि वो बोलता था कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, और ये कहां से डिराइव था, ये डिराइव्ड है हमारा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर है। तो इंडिया का फेडरल सिस्टम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है। देन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड, कौन से ईयर में भारत का फर्स्ट जो संशोधन बिल है उसको पास किया गया था, तो ऑप्शन है 1951, बी है 1952, ऑप्शन सी है 1971, ऑप्शन डी है 1972। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो हमारे 1951 में ही पहला अमेंडमेंट बिल जो था वो पास कर दिया गया था, उसकी वजह से जो 9th शेड्यूल है हमारे भारत का, वो हमारे भारत के संविधान में ऐड हुआ था। क्लियर है। यहीं पे आपने इसके भी नोट्स बना लेने हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमारा एक्ट था उसकी वजह से हमारा 9th शेड्यूल जो था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रोसीजर जो है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है यूएसए एंड ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो हमारा जापान से लिया गया था। एंड हमने एक चीज पढ़ी थी रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ जो था वो हमारा यूके से हमने लिया हुआ है। क्लियर है। तो ये दो चीजें याद रखिए, बहुत बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। रूल ऑफ लॉ जो है यूके से डिराइव्ड है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये जापान से डिराइव्ड है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है हमारी मिस्ट्री स्लाइड आती है, यहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है, आपने मुझे बताना है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये क्या है और ये क्या कहना चाहती है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस मिस्ट्री स्लाइड को सॉल्व करेंगे,
तब तक आपने हमारे लेक्चर के नोट्स जो है डाउनलोड करके उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आने वाले जो हमारा टॉपिक है आप उसको इजीली समझ पाएंगे अगर आप ये 2-3 लेक्चर्स में अच्छे से मेहनत कर लोगे। और आपकी थोड़ी थोड़ी चीजें ही कवर करवाई जा रही हैं, ज्यादा चीजें नहीं कवर करवाई जा रही है अभी, ताकि आपके दिमाग में आपको टाइम मिले, आप उस चीज को अडेप्ट कर सको। हमने भाग के कुछ नहीं करना है, बट हमारा जो फोकस यही है कि आप जो है क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल सके और आप इजीली चीजों को ग्रास्प कर सके, एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो। थैंक यू।